नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है काली सलवार। काली सलवार सादत हसन मंटो की एक प्रसिद्ध कहानी है जो उनके बेबाक और यथार्थवादी लेखन का एक बेहतरीन नमूना है। यह कहानी एक वेश्या सुल्ताना के इर्द गिर्द घूमती है जिसकी एक छोटी सी ख्वाहिश काली सलवार पहनने की पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी जहां कई गोरे इसके गाहक थे। इन गोरों से मिलने जुलने के बाइस वो अंग्रेजी के 10-15 जुमले सीख गई थी। उनको वो आम गुफ्तगू में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार न चला तो एक रोज़ उसने अपनी पड़ोसन तमंचा जान से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है, जबकि खाने ही को नहीं मिलता। अबनाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छी तरह चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते थे और वो 3-4 घंटों ही में 8-10 गोरों को निपटाकर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। ये गोरे उसके हम वतनों के मुकाबले में बहुत अच्छे थे। इसमें कोई शक नहीं कि वो ऐसी ज़बान बोलते थे जिसका मतलब सुल्ताना की समझ में नहीं आता था, मगर उनकी ज़बान से ये लाइल्मी उसके हक में बहुत अच्छी साबित होती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सर हिलाकर कह दिया करती थी, साहिब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आता। और अगर वो उससे ज़रूरत से ज़्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी ज़बान में गालियां देना शुरू कर देती थी। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहती, साहिब तुम एकदम उल्लू का पट्टा है, हरामज़ादा है। समझा? ये कहते वक्त वो अपने लहजा में सख्ती पैदा न करती बल्कि बड़े प्यार के साथ उनसे बातें करती। ये गोरे हंस देते और हंसते वक्त वो सुल्ताना को बिल्कुल उल्लू के पट्टे दिखाई देते। मगर यहाँ दिल्ली में वो जब से आई थी एक गोरा भी उसके यहाँ नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के इस शहर में रहते हो गए थे जहाँ उसने सुना था कि बड़े लॉट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमले चले जाते हैं, मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे। सिर्फ 6, यानी महीने में 2, और इन 6 ग्राहकों से उसने खुदा झूठ न बुलवाए तो 18.5 रुपए वसूल किए थे। 3 रुपए से ज्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने इनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था, मगर ताज्जुब की बात है कि इनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपए से एक कौड़ी ज्यादा न देंगे। न जाने क्या बात थी कि इनमें से हर एक ने उसे सिर्फ 3 रुपए के काबिल समझा। चुनांचे जब छठा आया तो उसने खुद इससे कहा, देखो मैं 3 रुपए एक टीम के लूंगी, इससे एक धेला तुम कम कहो तो मैं ना लूंगी। अब तुम्हारी मर्जी हो तो रहो वरना जाओ। छठे आदमी ने ये बात सुनकर तकरार न की और इसके हाथ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में दरवाजे बंद करके वो अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो ना दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकालकर उसको दे दी और सुल्ताना ने भी चुपके से ले ली कि चलो जो आया है गनीमत है। 18.5 रुपए 3 महीनों में। 20 रुपए माहवार तो इस कोठे का किराया था जिसको मालिक मकान अंग्रेजी जबान में फ्लैट कहता था। इस फ्लैट में ऐसा पखना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नीचे नल में गायब हो जाती थी और बड़ा शोर होता था। शुरू में तो इस शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो रफ़ाए हाजत के लिए इस पखना में गई तो उसके कमर में शिद्दत का दर्द हो रहा था। फारिग होकर जब उठने लगी तो उसने लटकी हुई जंजीर का सहारा ले लिया। इस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूंकि ये मकान खास हम लोगों की रिहायश के लिए तैयार किए गए हैं, ये जंजीर इसलिए लगाई गई है कि उठते वक्त तकलीफ न हो और सहारा मिल जाया करे। मगर जूं ही उसने जंजीर पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खटखट सी हुई और फिर एकदम पानी इस शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे इसके मुंह से चीख निकल गई। खुदाबख्श दूसरे कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान दुरुस्त कर रहा था और एक साफ बोतल में हाई डरो कॉनैन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना की चीख सुनी। दौड़कर वह बाहर निकला और सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ?
ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मोह पखाना है या क्या है? बीच में ये रेलगाड़ियों की तरह जंजीर किया लटका रखी है। मेरी कमर में दर्द था। मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मोए जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूं। इस पर खुदाबख्श बहुत हंसा था और उसने सुल्ताना को इस बैठाने की बाबत सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैश का है, जिसमें जंजीर हिलाने से सब गंदगी नीचे जमीन में धंस जाती है। खुदाबख्श और सुल्ताना का आपस में कैसे संबंध हुआ, ये एक लंबी कहानी है। खुदाबख्श रावलपिंडी का था। इंटरनेट्स पास करने के बाद उसने लारी चलाना सीखा। चुनांचे 4 बरस तक वो रावलपिंडी और कश्मीर के दरमियान लारी चलाने का काम करता रहा। इसके बाद कश्मीर में उसकी दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वो लाहौर ले आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम न मिला, इसलिए उसने औरत को पेशे बिठा दिया। 2-3 बरस तक ये सिलसिला जारी रहा और वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदाबख्श को मालूम हुआ कि वो अब नाला में है। वो उसकी तलाश में अब नाला आया जहां उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनाचे दोनों का संबंध हो गया। खुदाबख्श के आने से एकदम सुल्ताना का कारोबार चमक उठा। औरत चूंकि जाइफ उल एतिकाद थी, इसलिए उसने समझा कि खुदाबख्श बड़ा भागवान है, जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनांचे इस खुश एतिकादी ने खुदाबख्श की वखात उसकी नज़रों में और भी बढ़ा दी। खुदाबख्श आदमी मेहनती था। सारा दिन हाथ पर हाथ धरकर बैठना पसंद नहीं करता था। चुनांचे उसने एक फोटोग्राफर से दोस्ती पैदा की जो रेलवे स्टेशन के बाहर मिनट कैमरे से फोटो खींचा करता था। इसलिए उसने फोटो खींचना सीख लिया। फिर सुल्ताना से 60 रुपए लेकर कैमरा भी खरीद लिया। आहिस्ता आहिस्ता एक पर्दा बनवाया, 2 कुर्सियां खरीदीं और फोटो धोने का सब सामान लेकर उसने अलहदा अपना काम शुरू कर दिया। काम चल निकला। चुनांचे उसने थोड़ी ही देर के बाद अपना अड्डा अबनाले छावनी में कायम कर दिया। यहां वो गोरों के फोटो खींचता रहता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी के मुतद्दिद गोरों से वाकफियत हो गई। चुनांचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदाबख्श के जरिया से कई गोरे सुल्ताना के मुस्तफिल गाहक बन गए और उसकी आमदनी पहले से दोगुनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बुंदे खरीदे। 5.5 तोले की 8 कंगनियां भी बनवा ली। 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। किस्सा मुख्तसर ये कि अबनाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी, मगर इका-इक न जाने खुदाबख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती, जबकि खुदाबख्श को अपने लिए बहुत मुबारक ख्याल करती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल कर लिया। बल्कि उसने ये भी सोचा कि इतने बड़े शहर में जहां लॉट साहब रहते हैं, उसका धंधा और भी अच्छा चलेगा। अपनी सहेलियों से वो दिल्ली की तारीफ सुन चुकी थी। फिर वहां हजरत निजाम उद्दीन औलिया की खानकाह थी, जिससे इसे बेहद अकीदत थी। चुनांचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाचकर वो खुदाबख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहां पहुंचकर खुदाबख्श ने 20 रुपए माहवार पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया, जिसमें वो दोनों रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर का ये हिस्सा खास कस्बियों के लिए मुकर्रर कर दिया था, ताकि वो शहर में जगह जगह अपने अड्डे न बनाए। नीचे दुकानें थीं और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूंकि सब इमारतें एक ही डिज़ाइन की थीं, इसलिए शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाश करने में बहुत दिक्कत महसूस हुई थी, पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई। यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश कर लिया करती थी। इसी तरह उसने और बहुत सी निशानियां कायम कर ली थीं। मसलन बड़े बड़े हुरूफ में जहां कोयलों की दुकान लिखा था, वहां उसकी सहेली हीराबाई रहती थी, जो कभी कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी।
जहां शरीफा के खाने का आला इंतजाम है। लिखा था वहां उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। निवाड़ के कारखाना के ऊपर अनवरी रहती थी, जो उसी कारखाना के सेठ के पास मुलाजिम थी। चूंकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाना की देखभाल करनी होती थी, इसलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही गाहक थोड़े ही आते हैं। चुनाचे जब 1 महीने तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी, पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर न आया तो उसे बहुत तशवीश हुई। उसने खुदाबख्श से कहा, क्या बात है खुदाबख्श, 2 महीने आज पूरे हो गए हैं हमें यहाँ आए हुए, किसी ने इधर का रुख भी नहीं किया। मानती हूँ आजकल बाजार बहुत मंदा है, पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल देखने ही में न आए। खुदाबख्श को भी ये बात बहुत अरसा से खटक रही थी, मगर वो खामोश था। पर जब सुल्ताना ने खुद बात छेड़ी तो उसने कहा, मैं कई दिनों से इसकी बाबत सोच रहा हूँ। एक बात समझ में आती है, वो ये कि जंग की वजह से लोग बाग दूसरे धुंधों में पड़कर इधर का रास्ता भूल गए हैं। या फिर ये हो सकता है कि वो इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। खुदाबख्श और सुल्ताना दोनों इस आवाज की तरफ मुतवज्जा हुए। थोड़ी देर के बाद दस्तक हुई। खुदाबख्श ने लपक कर दरवाज़ा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये पहला गाहक था जिससे 3 रुपए में सौदा तय हुआ। इसके बाद 5 और आए, यानी 3 महीने में 6, जिनसे सुल्ताना ने सिर्फ 18.5 रुपए वसूल किए। 20 रुपए माहवार तो फ्लैट के किराया में चले जाते थे, पानी का टैक्स और बिजली का बिल जुदा था। इसके अलावा घर के दूसरे खर्च थे। खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू और आमदन कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपए 3 महीने में आए तो उसे आमदन तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने अंबाले में बनवाई थीं आहिस्ता आहिस्ता बिक गईं। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने खुदाबख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो वापस अंबाले में, यहाँ क्या धरा है। भाई होगा, पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहां खूब चलता था, चलो वहीं चलते हैं। जो नुकसान हुआ है उसको अपना सर सदका समझो। इस कंगनी को बीच कर आओ, मैं असबाब वगैरह बांध कर तैयार रखती हूं। आज रात की गाड़ी से यहां से चल देंगे। खुदाबख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ले ली और कहा, नहीं जाने मन, अंबाला अब नहीं जाएंगे, यहीं दिल्ली में रहकर कमाएंगे। ये तुम्हारी चूड़ियां सब की सब यहीं वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है। यहां भी वो कोई न कोई असबाब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो रही, चुनाचे आखिरी कंगनी हाथ से उतर गई। बचे हाथ देखकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी हीले से भरना था। जब 5 महीने गुजर गए और आमदन खर्च के मुकाबले में चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदाबख्श भी सारा दिन अब घर से गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2-3 मिलने वालियां मौजूद थीं जिनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी, पर हर रोज उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बहुत बुरा लगता था। चुनाचे आहिस्ता आहिस्ता उसने इन सहेलियों से मिलना जुलना बिल्कुल तर्क कर दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी छालियां काटती रहती, कभी अपने पुराने और फटे हुए कपड़ों को सीती रहती और कभी बाहर बालकोनी में आकर जंगले के साथ खड़ी हो जाती और सामने रेलवे शेड में साकित और मुतहर्रिक इंजनों की तरफ घंटों बेमतलब देखती रहती। सड़क की दूसरी तरफ माल गोदाम था जो उस कोने से इस कोने तक फैला हुआ था। दाहिने हाथ को लोहे की छत के नीचे बड़ी बड़ी गांठें पड़ी रहती थीं और हर किस्म के माल असबाब के ढेर से लगे रहते थे। बाएं हाथ को खुला मैदान था जिसमें बेशुमार रेल की पटड़ियां बिछी हुई थी।
धूप में लोहे की ये पटड़ियां चमकती तो सुल्ताना अपने हाथों की तरफ देखती, जिन पर नीली नीली रगें बिल्कुल इन पटड़ियों की तरह उभरी रहती थीं। इस लंबे और खुले मैदान में हर वक्त इंजन और गाड़ियां चलती रहती थीं, कभी इधर कभी उधर। इन इंजनों और गाड़ियों की छक छक फक फक सदा गूंजती रहती थी। सुबह सवेरे जब वो उठकर बालकोनी में आती तो एक अजीब समा नजर आता। धुंधलके में इंजनों के मुंह से गाढ़ा गाढ़ा धुआं निकलता था और गदले आसमान की जानिब मोटे और भारी आदमियों की तरह उठता दिखाई देता था। भाप के बड़े बड़े बादल भी एक शोर के साथ पटरियों से उठते थे और आंख झपकने की देर में हवा के अंदर घुल मिल जाते थे। फिर कभी कभी जब वो गाड़ी के किसी डिब्बे को जिसे इंजन ने धक्का देकर छोड़ दिया हो अकेले पटरियों पर चलता देखती तो उसे अपना ख्याल आता। वो सोचती कि उसे भी किसी ने जिंदगी की पटड़ी पर धक्का देकर छोड़ दिया है और वो खुद ब खुद जा रही है। दूसरे लोग कांटे बदल रहे हैं और वो चली जा रही है। न जाने कहा। फिर एक रोज ऐसा आएगा जब इस धक्के का जोर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा और वो कहीं रुक जाएगी, किसी ऐसे मुकाम पर जो उसका देखा भाला न होगा। यूं तो वो बेमतलब घंटों रेल की इन टेढ़ी बांकी पटड़ियों और ठहरे और चलते हुए इंजनों की तरफ देखती रहती थी, पर तरह तरह के ख्याल उसके दिमाग में आते रहते थे। अंबाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहां उसने कभी इन चीज़ों को ऐसी नज़रों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये भी ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, एक बहुत बड़ा चकला है। बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते हैं। सुल्ताना को तो बाज़ औकात ये इंजन सेठ मालूम होते हैं, जो कभी कभी अंबाला में उसके यहाँ आया करते थे। फिर कभी कभी जब वो किसी इंजन को आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों की कतार के पास से गुजरता देखती तो उसे ऐसा महसूस होता कि कोई आदमी चकले के किसी बाजार में से ऊपर कोठों की तरफ देखता जा रहा है। सुल्ताना समझती थी कि ऐसी बातें सोचना दिमाग की खराबी का बाइस है। चुनांचे जब इस किस्म के ख्याल उसको आने लगे तो उसने बालकोनी में जाना छोड़ दिया। खुदा बख्श से उसने बारहा कहा, देखो, मेरे हाल पर रहम करो, यहां घर में रहा करो। मैं सारा दिन यहां बीमारों की तरह पड़ी रहती हूं। मगर उसने हर बार सुल्ताना से ये कहकर उसकी तशफी कर दी, जाने मन, मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूं। अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों ही में बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे मगर अभी तक न सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था न खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सर पर आ रहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी न था। मुख्तार ने लेडी हैमिल्टन की एक नई वज़ा की कमीज बनवाई थी जिसकी आस्तीनें काली जॉर्जेट की थी। इसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली साटन की सलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जॉर्जेट की एक बड़ी नफीस साड़ी खरीदी थी। उसने सुल्ताना से कहा था कि वो इस साड़ी के नीचे सफ़ेद बोस्की का पेटीकोट पहनेगी क्योंकि ये नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी काली मखमल का एक जूता लाई थी जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीज़ें देखीं तो उसको इस एहसास ने बहुत दुख दिया कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत मगमूम था। उसे ऐसा मालूम होता था कि फोड़ा सा उसके अंदर पैदा हो गया है। घर बिल्कुल खाली था। खुदा बख्श हस्बे मामूल बाहर था। देर तक वो दरी पर गांव तकिया सर के नीचे रख कर लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई के बाइस अकड़ सी गई तो उठकर बाहर बालकोनी में चली गई ताकि गम अफजा ख्यालात को अपने दिमाग में से निकाल दे। सामने पटरियों पर गाड़ियों के डिब्बे खड़े थे पर इंजन कोई भी न था। शाम का वक्त था। छिड़काव हो चुका था इसलिए गर्दो गुबार दब गया था। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झांक करने के बाद चुपचाप घरों का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा।
सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन नमूदार हो गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल इसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। ये अजीबोगरीब ख्याल दिमाग से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की जानिब देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने हाथ से उसे इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखकर एक लतीफ इशारे से पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चला आया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बिठाया। जब वो बैठ गया तो उसने सिलसिले गुफ्तगू शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे। वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डरने की बात ही क्या थी? इस पर सुल्ताना ने कहा, ये मैंने इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोचकर इधर आए। वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया। तुम्हें गलत फहमी हुई। मैं तुम्हारे ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था। वहां कोई औरत खड़ी एक मर्द को ठेंगा दिखा रही थी। मुझे ये मंजर पसंद आया। फिर बालकोनी में सबज बल्ब रोशन हुआ तो मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सबज रोशनी मुझे पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है। ये कह उसने कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे इस मकान को देखना चाहता हूं। चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से इन कमरों का मुआयना किया। जब वो दोनों फिर उसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार और से शंकर की तरफ देखा। वो मुतवस्सित कद का मामूली शक्लो सूरत का आदमी था मगर उसकी आंखें गैरमामूली तौर पर साफ और शफ्फाफ थीं। कभी कभी इनमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था। कनपटियों पर उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। खाकसतरी रंग की गर्म पतलून पहने था। सफ़ेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था शंकर के बजाय सुल्ताना गाहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को खदरे परेशान कर दिया। चुनांचे उसने शंकर से कहा, फरमाइए। शंकर बैठा था, ये सुनकर लेट गया। मैं क्या फरमाऊं? कुछ तुम ही फरमाओ। बुलाया तुम्हें ने है मुझे। जब सुल्ताना कुछ ना बोली तो वो उठ बैठा। मैं समझा, लो अब मुझसे सुनो। जो कुछ तुमने समझा गलत है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कुछ देकर जाते हैं। डॉक्टरों की तरह मेरी भी फीस है। मुझे जब बुलाया जाए तो फीस देनी ही पड़ती है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गई मगर इसके बावजूद उसे बेइख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, यही जो तुम लोग करते हो। क्या? तुम क्या करती हो? मैं कुछ भी नहीं करती। मैं भी कुछ नहीं करता। सुल्ताना ने भुन्ना कर कहा, यह तो कोई बात न हुई। आप कुछ न कुछ तो जरूर करते होंगे। शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तुम भी कुछ न कुछ जरूर करती होगी। झक मारती हूं। मैं भी झक मारता हूं। तो आओ दोनों झक मारें। मैं हाजिर हूं मगर झक मारने के लिए दाम में कभी नहीं दिया करता। होश की दवा करो। ये लंगर खाना नहीं। और मैं भी वॉलंटियर नहीं हूं। सुल्ताना यहां रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर कौन होते हैं? शंकर ने जवाब दिया, उल्लू के पट्टे। मैं भी उल्लू की पट्टी नहीं। मगर वो आदमी खुदाबख्श जो तुम्हारे साथ रहता है जरूर उल्लू का पट्टा है। क्यों?
इसलिए कि वो कई दिनों से एक ऐसे खुदा रसीदा फकीर के पास अपनी किस्मत खुलवाने की खातिर जा रहा है जिसकी अपनी किस्मत जंग लगे ताले की तरह बंद है। ये कहकर शंकर हंसा। इस पर सुल्ताना ने कहा, तुम हिंदू हो, इसीलिए हमारे इन बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हो। शंकर मुस्कुराया। ऐसी जगहों पर हिंदू मुस्लिम सवाल पैदा नहीं हुआ करते। पंडित मौलवी और मिस्टर जिन्ना अगर यहां आए तो वो भी शरीफ आदमी बन जाए। जाने तुम क्या ऊटपटांग बातें करते हो। बोलो रहोगे? उसी शर्त पर जो पहले बता चुका हूं। सुल्ताना उठ खड़ी हुई। तो जाओ, रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से उठा। पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा, मैं कभी कभी इस बाजार से गुजरा करता हूं। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो बुला लेना। मैं बहुत काम का आदमी हूं। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूल कर देर तक उसके मुतल्लिक सोचती रही। उस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। अगर वो अंबाले में आया होता जहां की वो खुशहाल थी तो उसने किसी और ही रंग में उस आदमी को देखा होता और बहुत मुमकिन है कि उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया होता, मगर यहाँ चूंकि वो बहुत उदास रहती थी इसलिए शंकर की बातें उसे पसंद आईं। शाम को जब खुदाबख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे हो? खुदाबख्श थक कर चूर चूर हो रहा था, कहने लगा, पुराने किला के पास से आ रहा हूं। वहां एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं, उन्हीं के पास हर रोज जाता हूं कि हमारे दिन फिर जाएं। कुछ उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए। पर सुल्ताना, मैं जो उनकी खिदमत कर रहा हूं वो अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल शामिल हाल रहा तो जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदाबख्श से रूनी आवाज में कहने लगी, सारा सारा दिन बाहर गायब रहते हो। मैं यहां पिंजरे में कैद रहती हूं, न कहीं जा सकती हूं न आ सकती हूं। मुहर्रम सर पर आ गया है, कुछ तुमने इसकी भी फिक्र की कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कोड़ी तक नहीं। कंगनियां थीं 100, वो एक एक करके बिक गईं। अब तुम ही बताओ क्या होगा। यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहां दिल्ली में खुदा ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो अपना काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा। खुदाबख्श दरी पर लेट गया और कहने लगा, पर यह काम शुरू करने के लिए भी तो थोड़ा बहुत सरमाया चाहिए। खुदा के लिए अब ऐसी दुख भरी बातें न करो, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो सकती। मैंने सचमुच अंबाला छोड़ने में सख्त गलती की, पर जो करता है अल्लाह ही करता है और हमारी बेहतरी ही के लिए करता है। क्या पता है कि कुछ देर और तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद हम। सुल्ताना ने बात काट कर कहा, तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका मारो, पर मुझे एक सलवार का कपड़ा जरूर ला दो। मेरे पास सफेद बोस्की की कमीज पड़ी है, उसको मैं काला रंगवा लूंगी। सफेद नैनों का एक नया दुपट्टा भी मेरे पास मौजूद है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर ला कर दिया था। ये भी कीज के साथ ही काला रंगवा लिया जाएगा। एक सिर्फ सलवार की कसर है, सो वह तुम किसी न किसी तरह पैदा कर दो। देखो, तुम्हें मेरी जान की कसम किसी न किसी तरह जरूर ला दो। मेरी भित्ती खाओ अगर ना लाओ। खुदाबख्श उठ बैठा। अब तुम ख्वाह मख्वाह जोर दिए चली जा रही हो। मैं कहां से लाऊंगा? अफीम खाने के लिए तो मेरे पास पैसा नहीं। कुछ भी करो मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। दुआ करो कि आज रात ही अल्लाह 2-3 आदमी भेज दे। लेकिन तुम कुछ नहीं करोगे। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसे पैदा कर सकते हो। जंग से पहले ये साटन 12-14 आना गज मिल जाती थी, अब ₹1.25 गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों पर कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? अब तुम कहती हो तो मैं कोई हीला करूंगा। ये कहकर खुदाबख्श उठा। लो, अब इन बातों को भूल जाओ,
मैं होटल से खाना ले आऊं। होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर जहर मार किया और सो गए। सुबह हुई। खुदाबख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोई रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफ़ेद नैनो का दुपट्टा और सफ़ेद बोस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहाँ रंगने का काम भी होता था। ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताबें पढ़ीं, जिनमें उसकी देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताबें पढ़ते पढ़ते वो सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में से मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फारिग हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकोनी में आ खड़ी हुई। करीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकोनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी। बत्तियां रोशन हो रही थीं। नीचे सड़क में रौनक के आसार नजर आने लगे। सर्दी में थोड़ी सी शिद्दत हो गई थी, मगर सुल्ताना को ये नागवार मालूम न हुई। वो सड़क पर आते जाते टांगों और मोटरों की तरफ एक अरसा से देख रही थी। दफतन उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुला लिया। जब शंकर ऊपर आ गया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि इससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे उसे इशारा कर दिया था। शंकर बेहद मुतमिन था, जैसे उसका अपना घर है। चुनाचे बड़ी बेतकल्लुफी से पहले रोज की तरह वो गाँव तकिया सर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात न की तो उससे कहा, तुम मुझे 100 दफ़ा बुला सकती हो और 100 दफ़ा ही कह सकती हो कि चले जाओ। मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज नहीं हुआ करता। सुल्ताना शश-ओ-पंच में गिरफ्तार हो गई, कहने लगी, नहीं बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है। शंकर इस पर मुस्कुरा दिया, तो मेरी शर्तें तुम्हें मंजूर हैं। कैसी शर्तें? सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे? निकाह और शादी कैसी? न तुम उम्र भर में किसी से निकाह करोगी ना मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं। छोड़ो इन फजूलियत को, कोई काम की बात करो। बोलो क्या बात करूं? तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे 2 घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी ही दुकानदारी नहीं और कुछ भी है। सुल्ताना जहनी तौर पर अब शंकर को कबूल कर चुकी थी। कहने लगी, साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गया। तुम में और दूसरों में फिर फर्क ही क्या रहा? तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं। उनमें और मुझ में जमीन व आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछना नहीं चाहिए, खुद समझना चाहिए। सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई हूं। तो कहो, क्या इरादा है? तुम जीते, मैं हारी। पर मैं कहती हूं, आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल न की होगी। तुम गलत कहती हो। इसी मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लौह औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेंगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसास के कबूल करती रही हो। लेकिन उनके न यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में मौजूद हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना? सुल्ताना ही है। शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा। मेरा नाम शंकर है। ये नाम भी अजब ऊटपटांग होते हैं। चलो आओ अंदर चले। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा, शंकर मेरी एक बात मानोगे? शंकर ने जवाबन कहा, पहले बात बताओ। सुल्ताना कुछ झेंप सी गई। तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूं, मगर कहो कहो, रुक क्यों गई हो?
सुल्ताना ने जुर्रत से काम लेकर कहा, बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं काली सलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे दुखड़े तो तुम मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद था जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है। शंकर ने ये सुनकर कहा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दूं जो तुम ये काली सलवार बनवा सको? सुल्ताना ने फौरन ही कहा, नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर हो सके तो तुम मुझे एक काली सलवार बनवा दो। शंकर मुस्कुराया, मेरी जेब में तो इत्तिफाक ही से कभी कुछ होता है, बहरहाल मैं कोशिश करूंगा। मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये सलवार मिल जाएगी। ले बस अब खुश हो गई? सुल्ताना के बुंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा, क्या ये बुंदे तुम मुझे दे सकती हो? सुल्ताना ने हंसकर कहा, तुम इन्हें क्या करोगे? चांदी के मामूली बुंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के होंगे। इस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बुंदे मांगे हैं, उनकी कीमत नहीं पूछी, बोलो देती हो, ले लो। ये कहकर सुल्ताना ने बुंदे उतारकर शंकर को दे दिए। इसके बाद अफसोस हुआ मगर शंकर जा चुका था। सुल्ताना को कतईन यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाज़ा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज इसने सुल्ताना को दी और कहा, साटन की काली सलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो। अब मैं चलता हूं। शंकर सलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से न की। उसकी पतलून में शिकने पड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा मालूम होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चला आया है। सुल्ताना ने कागज खोला। साटन की काली सलवार थी, ऐसी ही जैसी कि वो अनवरी के पास देखकर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बुंदों और इस सौदे का जो अफसोस उसे हुआ था, इस सलवार ने और शंकर की वादा इफाई ने दूर कर दिया। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े उसने जब पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाज़ा खोला तो अनवरी अंदर दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ मालूम होता है, पर यह सलवार नई है, कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी लाया है। ये कहते हुए उसकी नजरें अनवरी के कानों पर पड़ीं। ये बुंदे तुमने कहाँ से लिए? अनवरी ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद दोनों को थोड़ी देर तक खामोश रहना पड़ा। ऐसी और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से भी साझा करें। मैं आपसे जल्द ही मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।